सोचा है कि हम सही और गलत के बीच का फर्क मतलब सीखते कैसे हैं। वो कौन सा मोमेंट होता है जब एक बच्चा जो सिर्फ खिलौनों के लिए लड़ता है वो बड़ा होकर किसी बड़े नैतिक सवाल पर अपनी राय बनाने लगता है। ये सवाल बहुत गहरा है। और ये सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग का भी था। या उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा मॉरल कंपस। हमारी नैतिकता आखिर डेवलप कैसे होती है। बिल्कुल। और आज हम कोहलबर्ग के इसी सिद्धांत की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं है। नहीं, ये एक तरह का नक्शा है जो दिखाता है कि हमारी सोच कैसे एक सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हम्म। सुना है कि कोहलबर्ग के इस पूरे सिद्धांत की नींव दो बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर टिकी है। हाँ। एक है नैतिक दुविधा यानी मॉरल डायलेमा और दूसरा है नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग। तो पहले नैतिक दुविधा को समझते हैं, ये क्या है। नैतिक दुविधा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन है जहां आप सही और गलत के बीच फंस जाते हैं। जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे सोर्सेज में क्लासिक उदाहरण दिया है, मैं चोरी करूं या अपनी पत्नी को मरने दूं। यहाँ दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। और नैतिक तर्क का मतलब हुआ कि हम उस दुविधा से निकलने के लिए जो दिमागी कसरत करते हैं। हाँ। मतलब जो वजह है हम खुद को देते हैं कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि, वो क्योंकि ही हमारा मॉरल रीजनिंग है। एग्जैक्टली। और यही कोहलबर्ग की थ्योरी का सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी हिस्सा है। अच्छा। उनका फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं था कि आपने आखिर में फैसला क्या लिया, कि चोरी की या नहीं। हाँ, की या नहीं। उनका पूरा ध्यान इस पर था कि आप उस फैसले तक पहुंचे कैसे, आपकी रीजनिंग क्या थी। आपका क्योंकि क्या था। बिल्कुल। और इसी रीजनिंग को समझने के लिए कोहलबर्ग ने एक कहानी का इस्तेमाल किया जो आज तक साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है। हाइंस की दुविधा। हाँ, हाइंस डायलेमा। कहानी सिंपल है। एक आदमी है हाइंस, उसकी पत्नी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। एक दवाई है जिससे वो बच सकती है, लेकिन केमिस्ट उस दवाई के 10 गुना दाम मांग रहा है जितने हाइंस के पास है नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या हाइंस को वो दवाई चुरानी चाहिए। और इसी एक सवाल के जवाब ने कोहलबर्ग को नैतिक विकास के 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस का पूरा ढांचा दिया। हाँ, इसे एक सीढ़ी 4 से 10 साल के बच्चों में देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ। इस लेवल का सार ये है कि नैतिकता पूरी तरह से बाहरी होती है, एक्सटर्नल। बच्चों के अंदर सही गलत का कोई अपना पैमाना नहीं होता। उनके लिए अच्छा वो है जिसका इनाम मिले और बुरा वो है जिसकी सजा मिले। बिल्कुल। सब कुछ अथॉरिटी फिगर्स, माता पिता, टीचर वो तय करते हैं। तो इस लेवल की पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सजा का डर और आज्ञा मानना। यहाँ लॉजिक बड़ा सीधा है। अगर किसी काम को करने से डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी तो वो काम गलत है। हाँ, नैतिकता का सीधा कनेक्शन डर से है। तो अगर इस स्टेज वाले बच्चे से हाइंस के बारे में पूछेंगे तो उसका जवाब बड़ा प्रेडिक्टेबल होगा। वो कहेगा हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। सही। उसके लिए पत्नी की जान से ज्यादा जरूरी है सजा से बचना। द कॉन्सिक्वेंस इज एवरीथिंग। अच्छा, और इसी लेवल की दूसरी स्टेज कौन सी है। दूसरी स्टेज और भी दिलचस्प है। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज, लेकिन आसान भाषा में जैसे को तैसा। हाँ, जैसे को तैसा या व्हाट्स इन इट फॉर मी वाली सोच। अच्छा, ये तो मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। तुम मुझे अपनी पेंसिल दोगे तभी मैं तुम्हें अपना टिफिन दूंगा। एग्जैक्टली। लेन देन की दुनिया। हाँ। नैतिकता पूरी तरह से लेन देन पर आधारित है। यहाँ बच्चा नियम मानता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि उससे उसका कोई काम निकलता है। हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट इज की। यहाँ पर दूसरों की जरूरतें भी मायने रखती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उससे अपना भी कोई फायदा हो रहा हो। तो हाइंस के केस में इस स्टेज का बच्चा क्या सोचेगा। दवाई चुरा लेता हूँ, पत्नी ठीक हो जाएगी तो मेरे लिए खाना बनाएगी, कुछ ऐसा। बिल्कुल। या ये भी सोच सकता है कि अगर मैंने दवाई नहीं चुराई और पत्नी मर गई तो मुझे ही अकेले रहना पड़ेगा, मेरा ही नुकसान है। तो मतलब यहाँ भी मोरालिटी का सेंटर पॉइंट मैं हूँ। हाँ, पत्नी की जान की कीमत भी उसके अपने काम आने से जुड़ी है। ये बच्चा पूरी तरह से अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। लेकिन फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और लोग क्या कहेंगे और मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, इसकी चिंता करने लगते हैं। और यहीं से शायद कोहलबर्ग का दूसरा स्तर शुरू होता होगा। सही पकड़ा आपने। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, यानी पारंपरिक। ये करीब 10 से 13 साल की उम्र में शुरू होता है। और ज्यादातर वयस्क भी इसी लेवल पर काम करते हैं। बिल्कुल। यहाँ नैतिकता बाहरी कंट्रोल से हटकर सामाजिक अपेक्षाओं, रिश्तों और कानूनों पर आधारित हो जाती है। मतलब अब मैं की जगह हम और समाज ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और अच्छा दिखने की चाहत। हाँ। और वही इस लेवल की तीसरी स्टेज है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। हाँ, यहाँ पर सही काम वो है जिससे आपको दूसरों की अप्रूवल मिले, जिससे लोग आपको अच्छा कहें, आपकी तारीफ करें। तो सामाजिक स्वीकृति ही सबसे बड़ा इनाम है। बिल्कुल। तो इस स्टेज पर
हाइंस की दुविधा का जवाब काफी ट्रिकी हो जाएगा। कैसे? एक तरफ अगर वो चोरी करता है तो लोग कहेंगे वाह कितना प्यार करने वाला पति है, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भी सोच सकता है, अगर मैंने चोरी की तो सब मुझे चोर कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। हाँ, तो दोनों ही मामलों में फैसला इस बात पर टिका है कि सोशल इमेज क्या बनेगी। एक्शन का इंटेंशन बहुत मायने रखता है, वो अच्छा दिखना चाहता है। ये तो बहुत रिलेटेबल है, लेकिन समाज सिर्फ अच्छा दिखने से तो नहीं चलता। नहीं, उसके लिए नियम और कानून भी होते हैं। और वही हमें चौथी स्टेज पर ले आता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कानून और व्यवस्था। हाँ, यहाँ आकर व्यक्ति की सोच और ज्यादा परिपक्व हो जाती है। अब उसके लिए सिर्फ लोगों की राय नहीं, बल्कि समाज के नियम, कानून और व्यवस्था सबसे ऊपर हो जाते हैं। बिल्कुल, ड्यूटी और रूल्स को मानना ही नैतिकता है। एक मिनट, लेकिन अगर कोई स्टेज 4 पर है, मतलब कानून ही सब कुछ है, तो क्या वो कभी किसी अन्यायपूर्ण कानून का विरोध कर ही नहीं पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो तो सिस्टम में फंस कर रह जाएगा। और यही इस स्टेज की सीमा भी है। स्टेज 4 का व्यक्ति हाइंस के मामले में बिना किसी हिचकिचाहट के कहेगा, चोरी करना गलत है, ये कानून के खिलाफ है। अगर हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से कानून तोड़ने लगेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। यहाँ इरादा अच्छा है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन ये सोच थोड़ी रिजिड हो सकती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से अच्छे और कानून का पालन करने वाले नागरिक असल में नैतिकता के बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं हैं। नहीं, वो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और कोहलबर्ग के अनुसार ज्यादातर लोग स्टेज 3 या 4 पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान यानी तीसरे लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बहुत कम। तो चलिए अब उस तीसरे और अंतिम लेवल पर चलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत। ये 13 साल की उम्र के बाद विकसित होना शुरू हो सकता है। इसका सार क्या है? इस लेवल का सार ये है कि अब नैतिकता न तो सजा के डर से चलती है, न ही समाज के दबाव से। अब नैतिकता आंतरिक हो जाती है, इंटरनल। हाँ, व्यक्ति अपने विवेक, अपनी अंतरात्मा और खुद के बनाए हुए एथिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर फैसले लेता है। वो समझता है कि कानून और नियम इंसानों के लिए बने हैं, इंसान कानूनों के लिए नहीं। वाओ, ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। तो इस लेवल की 5वीं स्टेज क्या है? 5वीं स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध। यहाँ व्यक्ति ये मानता है कि कानून और नियम एक तरह का सामाजिक समझौता है जो सबकी भलाई के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वो ये भी समझता है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। अगर कोई कानून ज्यादातर लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है या अन्यायपूर्ण है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से बदला जाना चाहिए। तो इस स्टेज पर खड़ा व्यक्ति हाइंस के बारे में क्या सोचेगा? वो कहेगा, कानून कहता है कि चोरी गलत है और मैं उस कानून की इज्जत करता हूँ, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सिद्धांत दांव पर है, जीवन का अधिकार। और किसी भी समाज में जीने का अधिकार संपत्ति के अधिकार से हमेशा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए वो हाइंस के फैसले को सही ठहराएगा क्योंकि उसने एक बड़े नैतिक सिद्धांत के लिए एक छोटे कानून को तोड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं नैतिकता की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर। हाँ, छठी और आखिरी स्टेज, स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये नैतिकता का शिखर है। यहाँ व्यक्ति के फैसले किसी कानून या सामाजिक समझौते पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा पर टिके होते हैं। और कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों पर, जैसे न्याय, समानता, सत्य, अहिंसा, हर इंसान की गरिमा का सम्मान। तो ऐसे लोग तो समाज के लिए विद्रोही भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर समाज का कानून उनके आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो वे उस कानून को मानने से इनकार कर देंगे, भले ही उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े। हाँ, हमारे सोर्सेज में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का बहुत सटीक उदाहरण है। उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ा और जेल गए, क्योंकि उनके लिए इंसानियत का सिद्धांत देश के कानून से बड़ा था। ये वो स्टेज है जहां व्यक्ति वही करता है जो उसे नैतिक रूप से सही लगता है, परिणामों की परवाह किए बिना। ये वाकई सोच के विकास की एक अद्भुत यात्रा है। लेकिन हर बड़ी थियरी की तरह इस पर भी सवाल जरूर उठे होंगे। हाँ, और बहुत मजबूत आलोचना हुई। जैसे कि सबसे बड़ी आलोचक थी कैरल गिलिगन, जो कोलबर्ग की ही सहयोगी थी। अच्छा। उनका सबसे पहला और बड़ा आरोप था लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस का। जेंडर बायस, ऐसा क्यों? क्योंकि कोलबर्ग ने अपना सारा रिसर्च और इंटरव्यू सिर्फ लड़कों और पुरुषों पर किए थे। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हाँ, गिलिगन ने कहा कि ये तो कहानी का आधा हिस्सा है। उनका तर्क था कि महिलाओं का नैतिक विकास पुरुषों से अलग तरीके से होता है। कैसे? पुरुष नैतिकता को न्याय यानी जस्टिस और नियमों के नजरिए से देखते हैं, जो कोलबर्ग के मॉडल में साफ दिखता है। और महिलाएं? गिलिगन के अनुसार महिलाएं नैतिकता को देखभाल यानी एथिक्स ऑफ केयर
और रिश्तों के नजरिए से देखती हैं। मतलब उनके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि किसी को चोट ना पहुंचे और रिश्ते बने रहें। बिल्कुल, बजाय इसके कि कोई अमूर्त नियम टूट रहा है या नहीं। अच्छा, तो अगर गिलिगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइंस की दुविधा का विश्लेषण कैसे बदल जाएगा? एक महिला शायद ये सोचे कि अगर हाइंस चोरी करता है तो वो जेल चला जाएगा और उसकी पत्नी अकेली रह जाएगी। और अगर नहीं करता तो पत्नी मर जाएगी। तो वो सोचेगी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या केमिस्ट से बात नहीं की जा सकती? क्या समुदाय से मदद नहीं मांगी जा सकती? मतलब वो समस्या को एक रिश्ते के जाल में रखकर देखेगी, न कि सिर्फ नियम बनाम जीवन के टकराव में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो बहुत ही अहम पॉइंट है। और क्या कोई दूसरी बड़ी आलोचना भी थी? हाँ, दूसरी आलोचना थी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, कल्चरल बायस की। कोलबर्ग का मॉडल ज्यादातर अमेरिका जैसी पश्चिमी व्यक्तिवादी संस्कृतियों पर फिट बैठता है। इंडिविजुअलिस्टिक, जहां व्यक्तिगत अधिकारों पर बहुत जोर दिया जाता है। सही, लेकिन भारत जैसी कई पूर्वी संस्कृतियां हैं जो समूहवादी हैं, कलेक्टिविस्टिक, जहां समुदाय और परिवार का हित व्यक्ति के हित से ऊपर माना जाता है। हाँ, तो वहाँ नैतिकता के पैमाने अलग हो सकते हैं। और एक तीसरी आलोचना भी है जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। सोचना बनाम करना। हाँ, रीजनिंग वर्सेस एक्शन। और ये शायद सबसे प्रैक्टिकल आलोचना है। कोलबर्ग ने लोगों से पूछा कि वो एक काल्पनिक स्थिति में क्या करेंगे या क्या सोचेंगे। लेकिन असल जिंदगी में जब हम उस दबाव वाली स्थिति में होते हैं तो जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। बिल्कुल, हो सकता है कोई बड़ी बड़ी नैतिक बातें करे लेकिन मौके पर डर के मारे कुछ ना कर पाए। सही बात है। तो चलिए इस पूरी दिलचस्प चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। हमने कोहलबर्ग की नैतिकता की सीढ़ी के 3 मुख्य स्तर देखे। पहला स्तर प्री कन्वेंशनल, जहां नैतिकता का रिमोट कंट्रोल सजा और इनाम के हाथ में है। बच्चे का मुख्य सवाल है, मुझे क्या मिलेगा, या मैं सजा से कैसे बचूं। फिर दूसरा स्तर कन्वेंशनल, जहां रिमोट कंट्रोल समाज और कानून के हाथ में चला जाता है। व्यक्ति सोचता है लोग क्या कहेंगे या नियम क्या कहते हैं। और आखिरी में तीसरा स्तर पोस्ट कन्वेंशनल, जहां रिमोट कंट्रोल हमारी अपनी अंतरात्मा और विवेक के हाथ में आ जाता है। यहाँ सवाल होता है, इंसानियत के नाते सही क्या है, या मेरी अंतरात्मा क्या कहती है। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में कहा गया है, इस पूरी थियरी का सार यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी नैतिकता बाहरी से आंतरिक होती जाती है। हम एक्सटर्नल से इंटरनल का सफर तय करते हैं। हम बाहरी कंट्रोल से शुरू करके अपनी अंतरात्मा की आवाज तक का सफर तय करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना हमें न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर ढंग से जानने में मदद करता है। हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी खास तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा है। हाँ, शायद वो नैतिकता की सीढ़ी के किसी और पायदान पर खड़ा है। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का एक गहरा विश्लेषण। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने आलोचना में तर्क बनाम व्यवहार की बात की थी। हाँ। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सिर्फ हाइंस की दुविधा के बारे में बात नहीं कर रहे होते बल्कि वाकई उसकी जगह पर होते। आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा है और आपके सामने एक शीशे की अलमारी में वो दवाई है। उस एक पल में जब कोई नहीं देख रहा, आपका नैतिक तर्क और आपका वास्तविक एक्शन क्या होता? क्या दोनों में कोई अंतर होता?